Assalamu alaikum, this is anatomy and today we will study the peritoneum, recesses, pouches और इसके अलावा सबस्फ्रेनिक स्पेसेस और जो इस तरह की स्पेसेस थी, पोटेंशियल स्पेसेस थी, हम वो पढ़ेंगे और कुछ अगर इनकी हमें वो समझ आई क्लिनिकल इम्पोर्टेंस तो हम वो भी देखेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें जो पेरिटोनियल स्पेसेस होती हैं ना, इसमें जो इम्पोर्टेंट होती हैं वो होती हैं 3 किस्म की। ठीक है, वो 3 किस्म की अब आपके पास कौन सी होती हैं? आपके पास होते हैं रिसेसेस होते हैं, सही है, आपके पास रिसेसेस होंगे, इसके अलावा गटर्स होते हैं, ठीक है, और फिर आपके पास होते हैं सबफ्रेनिक स्पेसेस, सही है, सबफ्रेनिक स्पेसेस। ठीक है, रिसेसेस का ये है कि आपके पास रिसेसेस, आपको पता है कि जो किसी भी ऑर्गन के अराउंड अगर थोड़ी सी स्पेस, अगर ये ऑर्गन है इसके अराउंड थोड़ी सी स्पेस डेवलप हो जाए तो उसको हम कहते हैं रिसेस। ठीक है, तो रिसेसेस में आपके पास आते हैं 3 तरह के। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? डूडनल, डूडनल भी आगे से 4 होते हैं, और फिर सीकल, सीकल रिसेसेस भी आपके पास 3 होते हैं, और लास्टली आपके पास होते हैं इंटरसिग्मोइडल। ठीक है, इंटरसिग्मोइडल रिसेस, ठीक है, ये एक ही होता है, मतलब एक ही इसका पैसेज है। ठीक है, तो डूडनल रिसेस, सीकल रिसेस और द इंटरसिग्मोइडल रिसेस। ठीक है, तो जो डूडनल रिसेसेस होते हैं ना, हम पहले उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, ये पेरिटोनियम की कवरिंग्स ही होती हैं, लेकिन इनमें मतलब इनमें और पेरिटोनियम में और ऑर्गन में थोड़ा-सा स्पेस डेवलप होता है, तो उनको हम कहते हैं रिसेसेस। ठीक है, तो डूडनल रिसेसेस में आपके पास 4 होते हैं, तो मैंने बताए। तो वो 4 कौन-कौन से होते हैं? एक तो होता है आपके पास सुपीरियर डूडेनल रिसेस, ठीक है, देन इंफीरियर डूडेनल रिसेस, पैराडूडेनल और रेट्रोडूडेनल। ठीक है, अब ये काफ़ी आसान से हैं, मतलब आपको नाम से पता चल रहा है कि आपके जो रिसेसेस हैं वो किधर-किधर प्रेज़ेंट है। तो अब हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं और उसी से हम देखेंगे कि ये किधर-किधर प्रेज़ेंट है। तो बेसिकली जो आपके पास होता है ना, डूडेनम का 4th पार्ट, ठीक है, ये होता है ना डूडेनम का 4th पार्ट, इस तरह करके अपवर्ड जा रहा होता है और बैकवर्ड्स, और फिर वो ऐसे बेंड करता है, राइट? तो यहाँ पे इस लेवल पे आपकी जो पेरिटोनियम होती है ना, वहाँ से थोड़ी-सी उसकी क्या होती है, अ, स्पेस डेवलप होती है। ये पेरिटोनियम है तो ये इसकी क्या होगी, स्पेस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, उसके ऊपर डूडेनम के ये 4th पार्ट ऑफ द डूडेनम है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, ये वाला, ये सुपीरियर डूडेनल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये यहाँ से जा रही है तो इसके पीछे जो होता है ना, सॉरी नीचे जो होगा वो क्या होगा, इंफीरियर डूडेनल हो जाएगा, इंफीरियर डूडेनल रिसेस, ये सुपीरियर डूडेनल रिसेस। ठीक है, अब ये जो साइड पे आपके पास ये स्पेस बची है वो कौन सी होती है? पैराडूडेनल। ठीक है, पैरा मीन्स ऑन द साइड, ये हमने बहुत दफ़ा पढ़ा है केयूबी में मॉड्यूल में। ठीक है, तो पैराडूडेनल मीन्स ऑन द साइड। अब इस सारी रिसेस के पीछे भी एक, मतलब के ऑन द बैक साइड, अगर ये है तो इस ये ज ये डूडेनम है तो इसके पीछे भी आपके पास एक स्पेस बनती है जिसको हम कहते हैं रेट्रोडूडेनल। ठीक है, वो इस डूडेनम के पीछे, मतलब कि यहाँ पे होगी, सही है? तो ये आपके पास डूडेनम के रिसेसेस हैं। इसी तरह आपके पास सीकम के रिसेसेस हैं। आपको इनके पता होने चाहिए कि हैं कितने, ठीक है? नाम क्या है, नाम क्या है उनके, और वो किधर प्रेज़ेंट है। डूडेनम में भी आपके पास देखें कि 3 पार्ट्स होते हैं डूडेनम के, तो कोई पूछ सकता है ना कौन से पार्ट में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में किधर है, सही है? अच्छा, सीकल के मैंने बताया कि आपके पास कितने होते हैं? 3 होते हैं। अच्छा, शनि घुमा दिया मेरे ख्याल से, चलो मिस करो। सीकम के आपके पास कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है, कौन-कौन से? वही सुपीरियर सीकल, ठीक है, इसके अलावा फिर इंफीरियर सीकल और फिर रेट्रोसीकल। इनकी जो लोकेशन होती है वो होती है आइलियोसीकल जंक्शन पे, जहाँ पे आइलियम सीकम के साथ जॉइन कर रही होती है, वहीं पे इनकी होती है क्या वाला, रिसेसेस होते हैं। तो अगर ये आपके पास सीकम है, ठीक है, ये इससे अपेंडिक्स अराइज हो रहा है, और ये आपके पास क्या है भला, आइलियम है, ठीक है। तो आपके पास पेरिटोनियम की कवरिंग आती है, वो इस तरह करके पूरा कवर कर रही होती है, ठीक है।
तो ये एक जो स्पेस बन गई, ये वाली क्या होगी, सुपीरियर सीकल, ये हो जाती है इंफीरियर सीकल, और इन दो के दरमियान, इन दो के बिहाइंड एक जो स्पेस बन जाती है वो किधर होती है, रेट्रोसीकल रिसेस। ठीक है, इसकी बुक में डायग्राम्स बनी हुई है, अगर मेरी बुक में बात करें तो पेज 333 पे बनी हुई है। ठीक है, तो आप उधर से डायग्राम्स में देख कर लें, या नेट से कोई डायग्राम अगर आपको इससे अच्छी मिलती है तो वो आप देख लें। तो ये आपके पास क्या है, सीकम के रिसेसेस है। इसके अलावा सिग्मोइडल, इंटरसिग्मोइडल रिसेस होता है। अच्छा, इंटरसिग्मोइडल की डायग्राम ये देख लेते हैं कि जो सिग्मोइड कॉलोन का रिसेस होता है ना, इस तरह होता है कि उसकी एक ट्रायंगुलर मेसेंट्री होती है। सही है, ये ट्रायंगुलर उसकी मेसेंट्री है। तो ये इसके पीछे आपके पास जो स्पेस बन रही है, ठीक है, ये देखें ये एरो है, ये इसके पीछे से आ रहा है। ये एक रिसेस है जो कि इंटरसिग्मोइडल सिग्मोइड मेसेंट्री के उधर आपके पास प्रेजेंट है। इसका एपेक्स जो होता है वो टुवर्ड्स द यूरेटर होता है, और इसका जो बेस होता है वो टुवर्ड्स द सिग्मोइड कॉलोन होता है। ठीक है, तो ये एक स्पेस जो होती है वो क्या होती है, इंटर सिग्मोइडल रिसेस। ठीक है, या सिग्मोइडल रिसेस भी आप इसे कह सकते हैं। सही हो गया, तो ये हमने क्या पढ़ लिए, रिसेसेस पढ़ लिए। सही है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि गटर्स क्या होते हैं। गटर्स 20 स्पेसेस हैं, और गटर्स कितने होते हैं आपके पास, 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, राइट राइट गटर्स और लेफ्ट गटर्स, और राइट पे भी राइट मीडियल और राइट लेटरल, फिर लेफ्ट मीडियल एंड द लेफ्ट लेटरल। ठीक है, ये आपके पास क्या होते हैं, गटर्स होते हैं। अच्छा, ये आप कैसे समझने हैं आपने, ये अभी हम कौन सा सेक्शन देख रहे हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं, सुपीरियरली। ठीक है, अच्छा, जो आपके पास होती है ना एंटी असेंडिंग और डिसेंडिंग कॉलम्स, वो रेट्रोपेरिटोनियल होती है। रेट्रोपेरिटोनियल क्या होती है कि भाई जो ये उनकी ना सिर्फ एंटीरियर वॉल कवर्ड होती है विद द पेरिटोनियम। तो हम ऊपर से क्योंकि व्यू कर रहे हैं, तो जो ये पेरिटोनियम आई और उसने एंटीरियरली इसको कवर किया, ये आप कह लें कि ये असेंडिंग कॉलॉन है, और ये क्या है, डिसेंडिंग कॉलॉन है। ठीक है, और फिर वो पीछे चली गई, उधर से ये वर्टिब्री पे गई और फिर इधर आई, उसने कवर किया एंटीरियर वॉल ऑफ द डिसेंडिंग कॉलॉन और फिर चली गई एब्डोमेन पे। ठीक है, तो ये आपके पास एक ये स्पेस जो बची है और एक ये ऑन आइदर साइड ऑफ द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कॉलॉन, इनको हम कहते हैं गटर्स। और ये ऐसे करके अगर ये जा रही है इंटेस्टाइन, तो इसके साथ भी ये स्पेस होती है जिसको हम कहते हैं क्या भला, राइट मीडियल गटर, सॉरी ये राइट मीडियल है, ये राइट लेटरल है, ये लेफ्ट मीडियल है, ये लेफ्ट मीडियल है, और ये लेफ्ट लेटरल है। ठीक है, तो ये इंटेस्टाइन असेंडिंग और डिसेंडिंग कॉलॉन्स के साथ में आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, तो किधर होंगे, along side of ascending and descending columns। सही हो गया, तो ये आपके पास हो जाते हैं गटर्स। इसके अलावा हम आपके पास लास्टली आ जाते हैं सब फ्रेनिक स्पेसेस में। ठीक है, सब फ्रेनिक स्पेसेस एज द नेम सजेस्ट, फ्रेनिक इज फॉर द डायाफ्राम और सब मींस नीचे। तो डायाफ्राम के नीचे जो आपके पास स्पेसेस बनती हैं इन द एब्डोमेन, वो आपके पास होती हैं सब फ्रेनिक स्पेसेस, वो भी होती हैं 4। सही है, 4 होती हैं, कौन कौन सी, राइट राइट एंटीरियर, लेफ्ट एंटीरियर, राइट पोस्टीरियर, और राइट रेट्रो पेरिटोनियल। ठीक है, ये होती हैं आपके पास सब फ्रेनिक स्पेसेस। अभी मैंने नाम लिखे, राइट एंटीरियर, लेफ्ट एंटीरियर, राइट पोस्टीरियर और राइट रेट्रो पेरिटोनियल। सही हो गया, अब हम देख लेते हैं लिवर को। ठीक है, लिवर जो होता है ना वो डायरेक्टली डायफ्राम के नीचे होता है। सही है, तो और ये जो स्पेसेस होती हैं ना वो बेसिकली लिवर और डायफ्राम के दरमियान होती हैं। तो हम ना डायफ्राम को रिमूव करके लिवर वाला पार्ट देख रहे हैं। सही है, तो अगर ये लिवर है, इसका सुपीरियर व्यू देख रहे हैं हम। सही हो गया, ठीक है, ये लिवर है। ठीक है, और ये क्या है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है। सही हो गया, अच्छा, ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से हमारे पास क्या आ रहा है, फाल्सीफॉर्म लिगामेंट। ठीक है, वो फाल्सीफॉर्म जब लिगामेंट होता है ना, वो जब पेरिटोनियम पे लिवर पे आता है तो वो आगे से डिवाइड हो जाता है इनटू द टू। ठीक है, डिवाइड होके वो क्या करता है, टू में डिवाइड हो जाता है। और इन टू जो डिविजन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, राइट, इनको क्या कहते हैं, कोरोनरी लिगामेंट।
ठीक है? ठीक है, वो राइट साइड पे पहले बनाता है राइट कोरोनरी। अच्छा, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। मैं उल्टा बना रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने ज़्यादा पार्ट शो कर लिया है, तो जस्ट कंसिडर कि ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो फैल्सीफॉर्म लिगामेंट जो होता है वो लिवर पे आके 2 में डिवाइड होता है। राइट साइड पे वो बनाता है पहले तो कोरोनरी लिगामेंट, और वही जब आगे एक्सटेंड करता है तो वो क्या कहता है, राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट। ठीक है? और लेफ्ट साइड पे वो डायरेक्टली लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट बनाता है। ठीक है? लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट। सही हो गया? अच्छा, तो जो ये इसके लिगामेंट्स जब इस तरह डिवाइड हो जाते हैं ना, तो हमारे पास एक ये कुछ पार्ट बनता है इस तरह से, यहाँ पे होता है हाइलम। ठीक है, ये हाइलम का पार्ट है, पोर्टा पेटिस भी जिसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक थोड़ा-सा एरिया बनता है लिवर का जिसको हम कहते हैं बेयर एरिया। ये क्या है? बेयर एरिया। ठीक है? इस बेयर एरिया पे पेरिटोनियम की कोई कवरिंग नहीं होती और ये डायरेक्टली होता है ओवर द स्ल बिलो द डायफ्राम। मतलब अगर डायफ्राम ऐसे इसको कवर कर रहा है तो डायफ्राम के नीचे क्या है? ये वाला सीन है, जो अभी हमने बताया। तो डायफ्राम मैंने रिमूव किया हुआ है। सही है? तो ये होता है बेयर एरिया, और इस बेयर एरिया को हम कहते हैं राइट रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस। ठीक है? तो ये क्या है? राइट रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस। सही है? अच्छा, फिर आपके पास आते हैं राइट एंटीरियर, लेफ्ट एंटीरियर, राइट पोस्टीरियर। ठीक है? ये कौन-कौन सी होती हैं? अब ये राइट साइड थी, राइट साइड पे ये आपके पास राइट एंटीरियर होती है। ये इसके नीचे थोड़ा-सा पार्ट होता है राइट पोस्टीरियर का, और इस तरह ये लेफ्ट एंटीरियर होती हैं। ठीक है? तो ये सारी स्पेसेस जो होती हैं वो डायफ्राम के नीचे होती हैं और उनको हम क्या कहते हैं? सबफ्रेनिक स्पेसेस। अब यहाँ पे इसकी आती है क्लिनिकल इम्पोर्टेंस। ठीक है? इन सबफ्रेनिक स्पेसेस की क्लिनिकल इम्पोर्टेंस ये होती है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे को एसाइटिस हो गई है, सही है? या पस एक्यूमुलेशन हो गई है इन द पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है? तो क्या होता है कि अगर वो बंदा लेट जाए, ठीक है? इफ द पर्सन इज़ लाइंग ऑन अ बेड, तो सारी की सारी जो फ्लूइड एक्युमुलेशन है और पस है वो इन सब फ्रेनिक स्पेसेस में जाके एक्युमुलेट हो जाती है, ठीक है? और यहाँ पे क्योंकि एब्ज़ॉर्प्शन ज़्यादा होती है और स्ट्रक्चर ज़्यादा प्रेज़ेंट होते हैं, तो वो सारी जो पस है वो इन्फेक्ट करने लगती है लिवर को, फिर डायफ्राम से वो प्लूरास में भी चली जाती है, लिवर के आस-पास जो स्ट्रक्चर्स हैं किडनीज़ और स्टमक वगैरह, तो उनमें चली जाएगी, सही है? तो ये अगर बंदा लेट जाए, ठीक है? तो वो सारी जो पस एक्यूमुलेशन है वो इन्फेक्ट कर देगी इधर लिवर को, और ये वे एक विशियस सर्कल सा जो होता है वो चल जाता है कि इन्फेक्शन जो होता है वो स्प्रेड करता है, ठीक है? लेकिन इसीलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो पेशेंट होता है उसको 45 डिग्री एंगल पे लेटाते हैं, ठीक है? मतलब उसको तकिया-शकिया देंगे पीछे और फिर उसको 45 डिग्री एंगल पे लेटाते हैं, ठीक है? जब हम उसको 45 डिग्री के एंगल पे लेटाते हैं ना, तो क्या होता है कि जो आपके सारा फ्लूइड होता है ना, वो आपके पेल्विस के रीजन में चला जाता है। तो अगर वो मेल है तो वो रेट्रोवेसिकल पाउच में चला जाएगा, और अगर वो फीमेल है तो वो मोस्ट प्रोबेबली रेट्रो यूट्राइन पाउच में चला जाता है, ठीक है? तो जो इन आइदर केस वो पेल्विस के एरिया में चला जाता है, और पेल्विस के एरिया में क्योंकि आपकी एब्ज़ॉर्प्शन कम होती है और आपके स्ट्रक्चर्स में इन्फेक्शन फैलने के चांसेस कम होते हैं, और वहाँ से मेजरली बात वहाँ से पस और एसाइड वाटर को या फ्लूइड को निकालना आसान होता है, ठीक है? तो हम उसको 45 डिग्री के एंगल पे लेटा के सारी जो एक्यूमुलेशन होती है वो उधर जब जमा हो जाए तो हम उसको वहाँ से विदाउट एनी सर्जरी भी निकाल सकते हैं। तो ये इसकी आ जाती है क्लिनिकल इम्पोर्टेंस। सही हो गया? अच्छा, इसके अलावा जो है पेरिटोनियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो होता है पेरिटोनियम की सॉरी नर्व सप्लाई। तो जो पेरिटोनियम की नर्व सप्लाई होती है ना, लिखिए लिखें हम, आगे आ जाते हैं। पेरिटोनियम की जो नर्व सप्लाई होती है ना, वो इस तरह होती है कि जो पैराइटल पेरिटोनियम है ना, उसकी जो नर्व सप्लाई होती है दैट कम्स फ्रॉम द पेल कुछ डिफरेंट नर्व से आती है, ठीक है? तो इस तरह होता है कि जो आपके पास डायफ्रैग्मेटिक पार्ट है ना, ठीक है? मतलब कि जो अगर ये आपके पास एब्डोमेन है, ठीक है? तो ये जो पार्ट है ना, यहाँ से जो सप्लाई कर रही होती हैं वो होती हैं आपके पास फ्रेनिक नर्व्स, ठीक है? फ्रेनिक नर्व्स कर रही होती हैं, ठीक है? फिर इसके अलावा जो आपके पास
सेंट्रल पार्ट आता है, ठीक है, ये जो सेंट्रल पार्ट है और ये जो आपके पास पार्ट आता है, इसमें होती हैं आपके पास सबकॉस्टल और इलियो इन्ग्वाइनल और इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व्स, ठीक है। ये बेसिकली दोनों जो होती हैं वो L1 की ब्रांचेस होती हैं और ये T12 की ब्रांच होती है, ठीक है। ये सारी फ्लैंक्स और सेंट्रल पार्ट को कर रही होती हैं। इसके अलावा जब पेल्विस का पार्ट आ जाता है ना, वहां से आपका जो सप्लाई करती है वो होती है ऑब्ट्यूरेटर नर्व, ठीक है। तो ये तो थी ब्राइटल पेरिटोनियम की, लेकिन अब हम देख लेते हैं विस्ट्रल पेरिटोनियम की, ठीक है। तो जो विस्ट्रल पेरिटोनियम की होती है ना, वो विस्ट्राज से आती है, विस्ट्रल ऑर्गन की जो नर्व्स होती हैं ना, वो सप्लाई कर रही होती हैं विस्ट्रल पेरिटोनियम को, सही है। अच्छा, जो पेराइटल पेरिटोनियम होती है ना, दैट इज ओनली सेंसिटिव टू स्ट्रेच, ठीक है। वो किसी और चीज से आपकी वो नहीं होती, सॉरी, जो पेराइटल नहीं, जो आपकी विस्ट्रल पेरिटोनियम होती है ना, वो सेंसिटिव होती है टू ओनली स्ट्रेच, ठीक है। वो किसी और चीज से अफेक्ट नहीं होती, वो उसको पेन फील नहीं होता और उस टेम्परेचर से सेंसिटिव नहीं होती, दैट इज नॉट सेंसिटिव टू ऑल ऑफ दैट, वो सिर्फ सेंसिटिव होती है टू द स्ट्रेच। लेकिन जो पेराइटल पेरिटोनियम है ना, दैट इज सेंसिटिव टू पेन, दैट इज सेंसिटिव टू टच, दैट इज सेंसिटिव टू टेम्परेचर, ठीक है। तो ये आपके पास नर्व सप्लाई आती है जिसके डिफरेंसेस आते हैं और यस, दैट्स इट। आई थिंक हमने पेरिटोनियम का सारा पढ़ ही लिया है, आप इसके ऑर्गन्स देख लीजिएगा, ठीक हो गया। अच्छा हाँ, यही था। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे और डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।